नमस्कार, मैं विमल कुमार अपने चैनल में आप सबों का स्वागत करता हूं। और अभी मैं जो ये चुनाव की सियासी घमासान चल रही है, एक और गर्मी की उमस भरी गर्मी, वर्षा को होने के बाद कभी धूप छाँव में और तो कभी दूसरी ओर ये चुनावी गर्मी, इसी संदर्भ में मैं चलते चलते अभी मैं फुलभंगा में हूँ। फुलभंगा में और हमारे आज खास मेहमान हैं प्रोफेसर नजरुल इस्लाम। नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नजरुल सर, आप कब से राजनीति में हैं? मैं पिछले 35 साल से राजनीति में हूँ और मैंने कम से कम 3 बार राजमहल विधानसभा चुनाव लड़ा है। मैं 5 साल झारखंड परिषद स्वायत्त परिषद का मैं पार्षद रहा हूँ। मैं 17 साल साहेबगंज जिला का जिला अध्यक्ष रहा हूँ। अविभाजित साहेबगंज जिला जब पाकुड़ विभक्त नहीं हुआ था तब से मैं राजनीति कर रहा हूँ और झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही राजनीति कर रहा हूँ। सर, आप ये बताइए कि आप क्या पढ़ने के समय से ही राजनीति में आए हैं? बिल्कुल, मैं एमए करने के जस्ट बाद ही 84 में हम लोग का अंतिम सेशन था, 85 में हम लोग का रिजल्ट हुआ। उसके बाद ही हम लोगों ने कॉलेज ज्वाइन किया। उसके बाद झारखंड आंदोलन का स्वरूप समय चल रहा था, झारखंड आंदोलन चल रहा था। हम लोग गुरुजी के अलग राज्य के इस प्रयास में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा स्टडी किया और हम लोग का एक पूरा कुनबा, पढ़ा लिखा कुनबा, हम लोग गुरुजी के नेतृत्व में हम लोग शामिल हो गए 1990 में। और तब से लेकर लगातार आज तक मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा। सर, आप राजनीति में आने के बाद कैसे सोच लिए? ऐसा है कि मैं राजनीति शास्त्र में ही मैंने एमए किया है, पीएचडी किया है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको सरजमीन पर भी उतार के देखना चाहिए। इस लिहाज से मैं राजनीति में है। सर, ये बताइए कि महागठबंधन का जो ये महागठबंधन है, ये सिर्फ चुनाव के दिनों में गठबंधन बनता है, बाद बाकी दिन ये नहीं बनता, इसका क्या कारण है? नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि पिछले 4 साल हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो सरकार चली है, 4 साल हम गठबंधन में ही सरकार चला रहे थे। कांग्रेस, राजद और झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़े भाई के भूमिका में हम लोग गठबंधन में सरकार चला रहे थे। सर, ये बताइए कि जो गठबंधन की सरकार होती है, चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया हो, इसमें जो लोग आते हैं मंत्री पद न मिलने के बाद या अच्छे पद न मिलने से वो इससे भागने की कोशिश करते हैं, क्या कारण है? कुछ ऐसे लोग होते हैं पार्टी में, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत तरह का उनका मिजाज होता है। कुछ लोग होते हैं जो इस तरह का काम करते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग जो पार्टी के अनुशासन और पार्टी के नियमों से बंधे हुए होते हैं वो जल्दी भागते नहीं है। वो पार्टी में ही रह करके अपना विरोध करते हैं, लेकिन पार्टी के बाहर जाके ऐसा कुछ नहीं करते। सर, आप ये बताइए कि आपके इस झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक कद्दावर नेता, जिनकी अपनी अहमियत थी और कुछ बातों से शायद वो अंदरूनी जो उसके अंदर जो अंदरूनी भीतरघात होती है, इस कारण से आपके महागठबंधन के जो उम्मीदवार है उसके विरुद्ध में नामांकन किए हैं, इसका क्या कारण है? आप शायद हमारे माननीय विधायक लोबिन जी के संबंध में इस तरह का बात कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि लोबिन जी हमारी पार्टी के विधायक अभी तक हैं। अभी तक उनको पार्टी से निकाला नहीं गया। उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर विजय हांसदा से नाराज होकर के उन्होंने पार्टी के विरुद्ध उन्होंने नॉमिनेशन किया है और मैं समझता हूं कि वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे। निश्चित तौर पर आज आखिरी दिन है, 17 तारीख, आज विड्रॉल का दिन है। मैं समझता हूं कि उनके अंदर जरा भी राजनीतिक समझ अगर होगी तो आज वो विड्रॉल करेंगे। अगर विड्रॉल नहीं करते हैं तो हो सकता है तब फिर पार्टी कार्रवाई करे उन पर। सर, ये बताइए कि जब चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था, उस समय भी उनको कुछ अंदर से कष्ट हो रही थी, क्या कारण? वो असल में देखिए, वो गुरुजी के अपने आप को गुरुजी के पक्के चेहरे बताते हैं और वो चाहते थे कि कल्पना चूंकि घर की बहू है, कल्पना को छोड़ करके बसंत जी को बनाया जाए, उस पक्ष में थे, इसलिए इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। अच्छा, श्री हेमंत सोरेन जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने अपनी पत्नी को या बसंत सोरेन को मुख्यमंत्री न बना के
श्री चंपई सोरेन को बनाने का निर्णय लिया, क्या कारण था? देखिए, चंपई सोरेन बहुत पुराने हमारे लीडर हैं और बहुत आंदोलनकारी रहे हैं, गुरुजी के साथी रहे हैं और वो सोरेन परिवार के बहुत वफादार रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता रहे हैं। उनके जोड़ में और कोई दूसरा पार्टी के अंदर नहीं थे, जिसके वजह से उनको बनाना पड़ा। मैं जब ललमटिया से आ रहा था, जहाँ से कि ये राजमहल लोकसभा क्षेत्र पड़ता है, मैंने देखा कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ पर विकास की किरण आज तक आई नहीं। वैसे गांव में मैं देख रहा था, एक पहाड़पुर है, दरमा चौक के पास दूसरा भावपुर है। तो क्या यहाँ पर विकास का कोई काम ही नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं। आपको अगर जानकारी होगी तो निश्चित तौर पर आप जानते होंगे कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने गांव के विकास के लिए लगभग 83 से लेकर 85 योजनाओं का यहाँ पर धरातल में लागू किया, जिसमें बच्चे से लेकर बूढ़ों तक तमाम लोगों के लिए योजनाएं लाया। और इन योजनाओं को देख करके ही, एक तरह से कहा जा सकता है, इन योजनाओं को देख करके ही बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार जो है, इनके खिलाफ चला गया और इनके खिलाफ में ED लगा करके इनको जो है परेशान कर दिया। हमारी सरकार को गिराने के लिए बहुत प्रयास किया लोगों ने, लेकिन सरकार को नहीं गिरा सके। हमारे मुख्यमंत्री को हटा दिया, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री फिर अपने सत्ता में रहे चंपई सोरेन के हैसियत से रूप में, और आज हमारी सरकार चल रही है। निश्चित तौर पर जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो रेखा खींची है, एक विकास की रेखा खींची है, उस रेखा को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। जहाँ तक आपके पहाड़पुर और दोरमा चौक की बात कर रहे हैं, ये क्षेत्र हमारे माननीय विधायक लोबिन हेम्ब्रम जी का है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने शायद उस क्षेत्र को बुला दिया है या फिर वो भूल गए होंगे इस क्षेत्र का। सर ये बताइए कि जिस जगह के जो डायमंड को, ब्लैक डायमंड से दुनिया में एक नाम है, एशिया महादेश में एक नाम है कि ईस्टर्न कोल लिमिटेड ललमटिया, और उस क्षेत्र का विकास न हो, कितनी दुख की बात है। ये तो ECL पर भी बहुत सारा चीज डिपेंड करता है। ECL पर बहुत ज़्यादा चीज डिपेंड करता है। इफेक्टेड विलेजेस और इफेक्टेड इलाके में उसका रेंज होता है कम से कम 10 से 15 किलोमीटर। तो उस 10 से 15 किलोमीटर तक जितना भी विकास का काम करना है उनको करना है, लेकिन वो CSR का जो एक विकास फंड होता है उनके कंपनी में, या जिस तरह की कंपनियां होती है, वो चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे सरकारी कंपनी हो, उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। वह एक तरह से ECL जो है वो लोगों का शोषण कर रहा है। सर ये बताइए कि मैं देख रहा था कि वो आपके बोरियो कॉलेज के बगल से जो मोती पहाड़ी जाती है, 5 किलोमीटर का रास्ता है, जहाँ पर लगता है कि आज तक स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वो सड़क ही नहीं बनी। नहीं, वो सड़क मैं जानता हूँ। वो उस सड़क का ऑलरेडी वो एस्टिमेटिंग हो चुका है, वो हमारे लिस्ट में है और निश्चित तौर पर वो अभी तो नहीं बनेगा, क्योंकि अभी आचार संहिता है। आचार संहिता रोड का निर्माण कार्य शुरू है। NDA का जो ये कहना है कि 400 पार के पीछे मोदी सरकार की क्या सोच है? हवा बना रहे हैं मोदी जी कि 400 पार, 400 तो कभी नहीं आएगा उनको। ये हवा बनाया है, जिस तरह से 15 लाख का जुमला था, 2 करोड़ नौकरी का जुमला था, इस तरह से ये भी एक जुमला है और ये जुमला टाइट फीस हो चुका है। आप देख रहे हैं 4 फेज का जो चुनाव हुआ है, इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। मैं लोगों से जब बात करता हूं तो कहता है कि मोदी सरकार 5 किलो चावल देती है। क्या आपकी सरकार जब आएगी सत्ता में तो वो क्या करेगी? बिल्कुल, हमारी सरकार आएगी तो हम लोग 10 किलो चावल। जब हमारा सरकार केंद्र में आएगी, राहुल जी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे, तो निश्चित तौर पर उन्होंने वादा किया है, गारंटी दी है, 8,500 रुपया हर महिला को हर महीने दिया जाएगा। लगभग 1 लाख रुपया 1 साल में दिया जाएगा और वो भूख से ना मरे, उनको भूख कभी नहीं सताए, इसके लिए वो 10 किलो चावल का उन्होंने गारंटी। सर आप ये बताइए कि हम 1 लाख रुपया दे देंगे, लोग 1 लाख रुपया ऐसे मौज करके खत्म कर देगा, तो इसके लिए यदि उसको किसी तरह का रोजगार मुहैया कराया जाए तो कैसा रहेगा? देखिए, ऐसा नहीं है बिल्कुल। आप अगर चाहें तो एक मुश्त 1 लाख रुपया ले करके आप किसी रोजगार, कोई दुकानदारी, कोई छोटा मोटा उद्योग कर सकते हैं। नहीं, कोई बात नहीं है। आप हर 8 महीने 1 साल मत लीजिए पैसा, एक बार भी एक मुश्त पैसा लेकर के आप उसका कुछ करिए बिजनेस। और नहीं तो गृहिणियों को मिलेगा, महिलाओं को मिलेगा। महिलाएं बहुत सोच करके अपना घर चलाती है और हम समझते हैं 8,500 उनके लिए काफ़ी घर चलाती। आप ये बताइए कि अभी तक लगता है कि किसी भी पार्टी ने
किसी भी पार्टी ने महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी दूर करने के लिए अपने मैनिफेस्टो में कुछ नहीं डाला है। आपकी सरकार आएगी तो वो क्या करेगी? हम लोग इसी बात पर तो बात कर रहे हैं, बेरोजगारी कैसे दूर हो, महंगाई कैसे दूर हो, और ये जो व्याप्त भ्रष्टाचार है इसको कैसे दूर किया जाए। इन्हीं मुद्दों पर हमारी सरकार और हम लोग लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन लड़ रहे हैं। क्या भ्रष्टाचार आप दूर कर देंगे? अभी ऐसा सुनने में आया है कि जो ऊपर ऊपर पी जाते हैं, जो पीने वाले हैं ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले हैं, और ये अगुआ आवाज जो कि जो हेमंत सोरेन की सरकार की एक अच्छी सोच थी, और लगता है कि ये भ्रष्टाचार से संलिप्त है, लेकिन लोग कहते नहीं हैं। दरअसल आपको शायद मालूम नहीं है, 2022 में ही प्रधानमंत्री आवास को बंद कर दिया गया। उसका जो आवंटन था वो आवंटन बंद कर दिया गया, झारखंड सरकार को नहीं दिया जाने लगा। ऐसे हालात में हमारी सरकार को, हेमंत जी को सोचना पड़ा कि आखिर इन्होंने बंद कर दिया तो हम इस गरीबों के लिए जो आवास का हमारे मैनिफेस्टो में ये था कि गरीबों का आवास हम पूरा करेंगे, इसलिए मैनिफेस्टो में हमारा था ही। और इसलिए हेमंत जी ने अब वो आवास की घोषणा की, और घोषणा नहीं किया। हम समझते हैं कि ऐसा कोई पूरे राज्य में ऐसा कोई गांव नहीं होगा, ऐसा कोई पंचायत नहीं होगा, ऐसा कोई जिला नहीं होगा, ऐसा कोई प्रखंड नहीं होगा जहां उसकी फर्स्ट किस्त ना गई हो। फर्स्ट किस्त सबको मिल गया। ये बताइए कि आप जो 3 बार इलेक्शन लड़े और कुछ मतों से आप अपने उस किला को फतह नहीं कर पाए, फिर आगे क्या आपका प्लानिंग है? अभी और मेरा कोई इलेक्शन लड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं इलेक्शन लड़वाऊंगा। अपने कुछ नौजवान लोगों को मैंने आगे किया है, उन लोगों को, राजभवन में बहुत सारे चेहरे हैं, मैं उन लोगों को इलेक्शन लड़वाऊंगा। मैं नहीं लड़ूंगा क्योंकि मैं 3 बार लड़ के थक चुका हूँ। हाँ, एक बात बहुत साफ है कि इलेक्शन लड़ाने का मुझे बहुत कड़ा अनुभव हुआ है। क्या बूढ़ा से हार मान जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है, बिल्कुल हार नहीं माना हो मैंने। मैं अभी बिल्कुल, अभी आप देख रहे हैं मेरा स्वास्थ्य को देख रहे हैं, मेरी आवाज़ को भी पूरा समझ रहे हैं कि मैं अभी लड़ सकता हूँ, मैं बढ़ सकता हूँ। एक बात मैं कह करके अपनी बातों को समाप्त करना चाहूँगा कि उम्र कभी थका नहीं सकती, उम्र कभी थका नहीं सकती, और ठोकरें कभी गिरा नहीं सकती। अगर जज्बा हो दिल में तो हालत और हालात कभी हारा नहीं सकती। आप मिल रहे थे प्रोफेसर नजरुल इस्लाम, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता हैं। उनको मैं अपने चैनल में भाग लेने के लिए बहुत